तो पिछले 2-3 दिनों में या यूं कहें कि 3 दिनों में हमने 2 स्टोरी ब्रेक की है, और वो 2 स्टोरी ने हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये क्लेम किया है लोकसभा इलेक्शन के बारे में। और आज हम तीसरा स्टोरी ब्रेक करना चाहते हैं, और वो स्टोरी है बेगूसराय और कन्हैया से रिलेटेड। तो जब कन्हैया की बात आ रही है तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो लोग मुझे कुछ हद तक जानते हैं या दूर से भी जानते हैं, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कन्हैया का दोस्त हूँ। हालांकि ऐसा है नहीं। वो बात और है कि जब 9 फरवरी 2016 की घटना जेएनयू में घटी थी तो मैं वहीं पे था, वहाँ पे मैं वहाँ का स्टूडेंट था, उसके साथ ही पढ़ता था, उसके क्लासमेट नहीं था मैं, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। और हम बहुत सारे एक्टिविटीज़ में साथ में कुछ कभी कभी हमने किया है। बहुत ज़्यादा हमारा मेलजोल नहीं उतना रहता था, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे से संपर्क में थे। और लेकिन दोस्ती वैसे कुछ गहरी ज़्यादा नहीं थी। तो इसलिए ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है कि मैं उसका कोई दोस्त नहीं हूँ, गहरा कोई दोस्त नहीं हूँ। और भी बहुत सारे लोग हैं। उस समय जेएनयू में 8000 स्टूडेंट्स थे। उस 8000 स्टूडेंट्स में से लगभग आधे से ज़्यादा स्टूडेंट उस समय कन्हैया के सपोर्ट में आए थे, और उसी में से मैं भी एक था। वो बात और है कि कोई ज़्यादा हो सकता है, कोई कम हो सकता है, इससे ज़्यादा बहुत कुछ नहीं है हमारा उसके साथ। इनफैक्ट मेरी जो आखिरी फ़ोन पे उससे बात हुई है, वो फ़ोन पे आखिरी बात उसी 9 फरवरी 2016 को ही हुई है, जब जब वो घटना घट रही थी, तब मैंने उसको कॉल किया था। उसके बाद मैंने आज तक उसको फ़ोन तक नहीं किया है, या कहिए कि मतलब फ़ोन करने की वैसी ज़रूरत ही नहीं पड़ी है। और फेस टू फेस हमारी मुलाकात पिछले साल जून में हुई है, उसके बाद से कोई मुलाकात नहीं है। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि हमारा कोई उस तरह का संबंध नहीं है। अगर आप इस पूर्वाग्रह से हैं तो उस पूर्वाग्रह को दूर कर लीजिए। हाँ, वो बात और है कि 2019 के इलेक्शन में मैं बेगूसराय में था, वहाँ पे गया था कुछ समय के लिए। बहुत लोग गए थे, मैं भी गया था। तो उससे ज़्यादा मैं उस समय क्षेत्र में थोड़ा सा घूमा था, बहुत लोगों से बात हुई थी, थोड़ी सी लोकल पॉलिटिक्स में समझ पाया था उस क्षेत्र का। बहुत सारे लोग थे, तो मैं भी उसमें से एक था। लेकिन फिर भी मैं एक एडवांटेज में शायद कन्हैया के साथ काम करने के कारण या कन्हैया के साथ रहने के कारण, कुछ समय के लिए ही सही, कुछ लिमिटेड इंगेजमेंट के कारण ही जितना मैं समझ पाया हूँ उससे एक एडवांटेज मिलता है, जहाँ पे कि आप उस व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता या कार्य करने के तरीके, क्या वो सोच सकता है, क्या नहीं सोच सकता है, उसके बारे में थोड़ा सा अंदेशा लगा सकते हैं बाकी लोगों की तुलना में, जो उनके साथ बहुत ज़्यादा करीबी से नहीं रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपसे, या जो लोग उनको बहुत करीबी नहीं जानते, उनसे थोड़ा सा हो सकता है कि ज़्यादा करीबी से मैं उसे समझने का प्रयास कर सकता हूँ। हालांकि ये 8 साल हो चुके हैं इस घटना को, तो 8 साल में बहुत कुछ बदलता है। कन्हैया भी बहुत कुछ बदला है, देश की स्थिति बदली है। कम्युनिस्ट पार्टी से उठ करके वो कांग्रेस में चला गया है। हम जिस कन्हैया को जानते थे, वो कन्हैया वही था कि सुबह दोपहर में अपना नाश्ता करो, दाल भात एकदम हॉस्टल का मेस वाला खाओ, और आराम से मस्ती में रहने वाला वो था। और हम लोग वैसे ही थे, बहुत ज़्यादा लोड लेते नहीं थे। लेकिन आज के डेट में तो वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय लेवल का नेता बन गया है। तो बहुत कुछ बदला है कन्हैया के अंदर भी, हमारे अंदर भी। राजनीतिक परिस्थितियां बदली है, उसके राजनीतिक दल बदले हैं। तो मेरा जो भी कुछ उसके बारे में अनुमान होगा, वो जरूरी नहीं है कि सही होगा, लेकिन जितना कुछ समझ पाया हूं मैं उसके काम करने के तरीके से, और पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान जितना मैं वहाँ पे गया था बेगूसराय में, और वहाँ पे जो समय बिताया था, बेगूसराय लोकसभा सीट के बारे में जो थोड़ी मोड़ी जानकारी मुझे वहाँ पे चली, और उसके बाद फिर इस फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में या इलेक्शन मैनेजमेंट के फील्ड में जितना कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, उस आधार पे ये सब कुछ को मिला करके मैं जो भी कुछ आज आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ जो मैं आपको आखिरी वीडियो में जो मैं डेटा बता रहा था कि जो बीजेपी के इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी का डेटा है, जो उन्होंने दिसंबर से पहले सर्वे किया है नीतीश कुमार के साथ अलायंस बनाने से पहले, उस सर्वे के अनुसार बेगूसराय में क्या है, वहाँ से मैं शुरुआत करूँगा। और थोड़ा सा मैं बेगूसराय के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा कन्हैया के काम करने के तरीके के बारे में। और इसी आधार पे मैं ये क्लेम आज करना चाहता हूं कि बेगूसराय से कन्हैया इलेक्शन नहीं लड़ रहा है, जहां तक मुझे लगता है।
और उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं वो मैं कारण देना चाहता हूं आज आपको। तो सबसे पहला तो वो जो बीजेपी ने जो सर्वे करवाया है उनके प्रोफेशनल टीम ने, उस प्रोफेशनल टीम के सर्वे के अनुसार जैसा हमने बताया था कि पूरे बिहार में मात्र एक पटना साहिब का सीट था जो उनके लिए सेफ था, बाकी सारे या तो फेवरेबल है, बैटल ग्राउंड है। 10 फेवरेबल सीट है। 10 फेवरेबल सीटों में से बेगूसराय को 62.60 पॉइंट मिला है, यानी कि 100 में से 62.6 पॉइंट बेगूसराय को दिया गया है, यानी कि 50% से ज्यादा जीतने के चांसेस हैं। जो लोकसभा इलेक्शन में लड़ने के लिए अलग अलग चीजें की जरूरत होती है उसमें से 62.6 पॉइंट उनको दिया गया है और ये फेवरेबल कैटेगरी में है, यानी कि बीजेपी को लग रहा है कि ये वहां पे अच्छा पोजीशन में है। अभी पिछले 1 सालों के दौरान बेगूसराय में, या कह लीजिए 1 साल से ज्यादा समय के दौरान बेगूसराय में जिस तरह की घटनाएं बीजेपी के अंदर फूट सामने आई है, उस फूट को कितना हद तक बीजेपी मैनेज करती है वो बहुत बड़ा सवाल होगा। क्योंकि पिछले साल 2022 में जब एमएलसी इलेक्शन वहां पे हुआ तो जो रजनीश कुमार हैं वहां के 2 बार एमएलसी इलेक्शन लगातार जीत चुके थे, इस बार वो हार गए और सेकेंडरी वोटर के काउंटिंग में हारे कांग्रेस के कैंडिडेट से। तो उस इलेक्शन में 2 चीजें आपको समझने की जरूरत है कि अभी बेगूसराय में बीजेपी के अंदर राकेश सिन्हा का अलग धड़ा बना हुआ है। राकेश सिन्हा वही राकेश सिन्हा है जो डीयू में प्रोफेसर हैं और अभी राज्यसभा के मेंबर हैं, बेगूसराय से ही है, वो एक्टिव हैं, वो वहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं लोकसभा का। और हमारी मुलाकात भी उनसे है, जब मैं डीयू में पढ़ रहा था, जब मैं जेएनयू में वहाँ पे था, जब मैं दिल्ली में था, तो उनसे मुलाकात है हमारी, थोड़ी मोड़ी हल्की फुल्की बातचीत है उनसे। वो मुझे नहीं पहचानते, मैं उन्हें पहचानता हूँ। तो दूसरे गिरिराज सिंह हैं, तीसरे रजनीश हैं। अब ये चीज़ भी आपको ध्यान, क्योंकि मैं 2019 में बेगूसराय में था, तो 2019 के इलेक्शन से पहले रजनीश सिंह ने बहुत कोशिश किया था कि उनको बेगूसराय से टिकट मिले, जब नवादा से हट करके गिरिराज सिंह आ रहे थे बेगूसराय। हालांकि ये भी हल्ला हुआ था कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी बोल दिया था कि वो नहीं लड़ना चाहते हैं बेगूसराय से, गिरिराज सिंह ने। तो उस समय अच्छा खासा ताकत लगाया था रजनीश कुमार ने कि उन्हें टिकट मिले, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला था और तब से उनके और गिरिराज सिंह के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं था। हालांकि इलेक्शन के टाइम पे फिर सब कुछ अच्छा हो गया था, एक साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और अच्छे से चुनाव को जीता भी था। लेकिन उसके बाद वो मनमुटाव रहता है, क्योंकि अपनी अपनी पर्सनल पॉलिटिकल आकांक्षाएं, अपनी अपनी पॉलिटिकल एम्बिशंस होते हैं और रजनीश सिंह का भी अपना पॉलिटिकल एम्बिशन है। उसके बाद जब 2022 के चुनाव में ये आरोप लगाया जाता है कि अंदरूनी फूट के होने के कारण, एनडीए के अंदर अंदरूनी फूट होने के कारण रजनीश सिंह वहां से चुनाव हारे हैं। अब अंदरूनी फूट 2 तरह का था। एक तो बीजेपी के कैडर के अंदर जो फूट था, जो यंग है वो रजनीश के साथ हैं और जो ट्रेडिशनल है वो आरएसएस के जो लोग हैं वो गिरिराज सिंह के साथ हैं। दूसरा फूट ये है कि जो चिराग मॉडल ने फूट क्रिएट किया था कि 2020 के इलेक्शन में जिस तरह से चिराग मॉडल ने अपोजिट वोटिंग कराया था जेडीयू के, तो जब 2022 का एमएलसी का चुनाव हुआ तो उस चुनाव में जेडीयू ने रजनीश के खिलाफ वोटिंग कराया था, ऐसा आरोप है। और उसके पीछे स्ट्रॉन्ग आरोप ये भी है कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वहाँ से जो चुनाव वहाँ पे जीते हैं उनका नाम है राजीव कुमार। और ये राजीव कुमार हैं तो कांग्रेस से, लेकिन इनके पिताजी आरएन सिंह 5 बार एमएलए रह चुके हैं। उनके भाई संजीव सिंह वो भी अभी करंट में जेडीयू के विधायक हैं। तो आप इससे कनेक्शन समझ सकते हैं कि क्यों जेडीयू ने कांग्रेस का कैंडिडेट होने के बावजूद राजीव कुमार को सपोर्ट किया था वहां पे। और ये अंदर से हुआ था, ओपनली नहीं हुआ था। जिस तरह से चिराग मॉडल ने अंदर खाने घात लगाया जेडीयू के ऊपर, उसी तरह से यहाँ पे बेगूसराय में। तो इन सब के कारण थोड़ा सा बेगूसराय के बीजेपी के अंदर बहुत सारे मनमुटाव वहां पे हैं। फेवरेबल सीट होने के बावजूद 60.6 पॉइंट 100 में से मिलने के बावजूद, फेवरेबल होने के बावजूद खबर ये भी आ रही है कि बेगूसराय सीट बीजेपी लूज कर सकती है, क्योंकि हो सकता है कि गिरिराज सिंह चुनाव ना लड़े या कहीं और से लड़े इस फूट के कारण, या और भी जो कारण है उसके मद्देनजर। तो ये भी खबर आ रही है कि जेडीयू के नेता जो वित्त मंत्री भी रह चुके हैं विजय चौधरी, वो वहां से चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि बेगूसराय में उनकी रिश्तेदारी भी है
बेगूसराय का जो क्षेत्र है उनकी रिश्तेदारी का क्षेत्र है। तीसरी बात यह है कि बेगूसराय भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तो विजय सिन्हा भी भूमिहार ही है, विजय सिन्हा नहीं, तो विजय चौधरी भी भूमिहार ही है, वहाँ उनकी रिश्तेदारी है और वो चुनाव लड़ना भी चाहते हैं। तो संभावना है कि वो अगर बीजेपी के अंदर ये जो फूट है वो फूट को अगर वो मैनेज नहीं कर पाती है तो हो सकता है कि जेडीयू के हाथ में वो सीट चला जाए। अब हम आज कॉन्सेंट्रेट करते हैं कन्हैया के ऊपर और बेगूसराय के ऊपर कि क्यों कन्हैया वहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो उसके पीछे 2-3 कारण है। एक तो आप पिछला इलेक्शन का आप देख लीजिए, जो वोट आया है कन्हैया को, उसका अपना जो क्षेत्र है टेघरा, हालांकि थोड़ा सा मैं 2-4 मिनट का मैं और समय लेना चाहता हूं कि आपको बेगूसराय कहते हैं कि कम्युनिस्टों का गढ़ है, शुरू से ही कम्युनिस्टों का गढ़ रहा है, लेनिनग्राड को उसको कहा जाता है। लेकिन जिस लोकसभा में कन्हैया 2008 से पहले, परिसीमन से पहले जिस लोकसभा में कन्हैया का वोट हुआ करता था या जिसे कम्युनिस्टों का गढ़ कहते थे, उसका नाम बेगूसराय नहीं था, उसका नाम बलिया हुआ करता था। और बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र को मतलब ऐसे तहस नहस कर दिया गया था कि बेगूसराय जिले का मात्र 2 विधानसभा बेगूसराय लोकसभा में था। उसके बाद फिर मुंगेर क्षेत्र का उसमें लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा था और जमुई तक फैला हुआ था, मतलब कि गंगा के उत्तर से लेकर के गंगा के नीचे जमुई तक बेगूसराय लंबा सा फैला हुआ था। और वहीं से तारकेश्वरी सिन्हा वगैरह ये सब चुनाव जीते हैं, लड़े हैं, ललन सिंह भी वहीं से उसी सीट से लड़े हैं। लेकिन 2008 के चुनाव में फिर ये से इसको चेंज किया गया और आज के डेट में बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र बेगूसराय जिला का लगभग क्षेत्र वही है। तो वो जो बलिया हुआ करता था लोकसभा क्षेत्र, उस बलिया लोकसभा क्षेत्र में ज्यादातर बेगूसराय जिले के क्षेत्र हुआ करते थे। बलिया में चेरिया बरियारपुर, आपका बछवाड़ा, बरौनी, बलिया, अलौली, ये वहां पे विधानसभा हुआ करते थे और ये सारे के सारे लगभग बेगूसराय जिले में ही हुआ करता था। लेकिन ये बलिया लोकसभा को खत्म कर दिया गया 2008 में और बेगूसराय बना दिया गया। और अब बेगूसराय में बेगूसराय विधानसभा भी है और मटिहानी विधानसभा भी है, जो 2 बेगूसराय का पहले भी हिस्सा हुआ करते थे और उसमें 4 और जोड़ दिया गया। तो आज के डेट में बेगूसराय टेघरा का मतलब वही जो बरौनी हुआ करता था। उसके बाद चेरिया बरियारपुर, मटिहानी, साहेबपुर कमाल को ही पहले बलिया विधानसभा कहते थे और उसके बाद फिर बखरी। तो ये अभी की स्थिति है। तो वो जो आप बेगूसराय जो है वो कम्युनिस्टों का गढ़ है, ये आप जो सुनते हैं वो एक्चुअली बलिया सीट के बारे में कहा जाता था, बलिया लोकसभा क्षेत्र के बारे में। और जिस विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कम्युनिस्ट जीते हैं, जो आपका टेघरा है और जो आपका बरौनी है, बरौनी टेघरा जिसे आप कह सकते हैं या बखरी जिसे कह सकते हैं, वो दोनों के दोनों बलिया लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हुआ करता था। तो ये नाम का क्यों बेगूसराय को बोला गया और क्यों नहीं बलिया को बोला गया या क्यों नहीं टेघरा को बोला गया, क्यों नहीं बरौनी को बोला गया, ये अपनी एक अलग पॉलिटिक्स है। अब सवाल ये है, एक और नैरेटिव इसमें कहा जाता है कि बलिया को लेनिनग्राड कहा जाता था क्योंकि बलिया भूमिहारों का कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था और इसलिए वो इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहा। आरा भोजपुर क्षेत्र भी कम्युनिस्टों का अच्छा खासा पकड़ था, लेकिन कभी वो उस क्षेत्र को वो पहचान नहीं मिली। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये कहा जाता है कि आरा वगैरह क्षेत्र में जो दलित, जो पिछड़े कम्युनिटी के लीडर थे, वो डोमिनेट कर रहे थे कम्युनिस्ट मूवमेंट को, जबकि बेगूसराय के अंदर जो कम्युनिस्ट मूवमेंट को डोमिनेट कर रहे थे, वो कम्युनिस्ट मूवमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा पकड़ थी वो भूमिहारों की थी। अभी भी अगर आप देखें तो आज के डेट में 6 विधानसभा जो क्षेत्र आते हैं बेगूसराय लोकसभा के अंदर, उसमें से सबसे ज्यादा पकड़ कम्युनिस्टों की है तो वो है बरौनी, जिसको आज के डेट में टेघरा विधानसभा कहते हैं। और वहां पे आज भी सबसे ज्यादा अपर कास्ट भूमिहार का वोटर है। तो इसीलिए अब दूसरा था आपका बखरी, जो कम्युनिस्टों का गढ़ हुआ करता था, लेकिन वो आज के डेट में कम्युनिस्टों का गढ़ नहीं बचा है क्योंकि वहां पे एक तरह से पासवान वोटर बहुत ज्यादा है और वो अपने आप को वो कर लिया है, चेंज कर लिया है, वो पासवान की तरफ वो
कास्ट लाइन पे ज़्यादा वोट कर रहे हैं और कम्युनिस्ट और ये सब चीज़ों के ऊपर नहीं कर रहे हैं। हालांकि भूमिहार, सारे भूमिहार बेगूसराय में बाय डिफॉल्ट नहीं है कम्युनिस्ट है, क्योंकि भूमिहार बहुल आपका चेरिया बरियारपुर, मटिहानी भी है, आपका चेरिया बरियारपुर है, बेगूसराय में बहुत सारे हैं। लेकिन आप देखिएगा तो चेरिया बरियारपुर में 9 के बराबर कम्युनिस्ट लीडर जीते हैं। मटिहानी में तो बाहुबलियों का राज रहा है, चाहे वहाँ पे जो बोगो सिंह हो या फिर सम्राट कामदेव हो, ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो अभी भी जो आपका मटिहानी का जो विधायक है वो जो कामदेव है, सम्राट कामदेव जो बाहुबली हुआ करते थे, उनके ही बेटे या पोते हैं उनके। मटिहानी से जो 90 और 95 में कम्युनिस्ट जो जीते थे वो कम्युनिस्ट कम जीते थे और कम्युनिस्ट और लालू यादव का अलायंस ज्यादा जीता था। तो ये सिनेरियो था, इतिहास है। हालांकि इस चीज को हम जब बेगूसराय लोकसभा के ऊपर हम पूरा डिटेल वीडियो आपको हम दे देंगे, तो एक एक विधानसभा का कास्ट कॉम्बिनेशन, क्या लीडर है, कौन लीडर है, कब कौन लीडर का कितना वो है, किस लीडर ने किस कास्ट लाइन पे या किस लाइन पे उन्होंने वोट मांगा, वोट मिला, जो भी कुछ है वो हम डिटेल देंगे। और यहाँ पे वो संभव नहीं है, उसके लिए हमें बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारा डेटा, बहुत सारे नंबर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और उसके लिए हम क्रोमा पे जाएंगे, क्रोमा पे हम शूट करेंगे, उसको फिर अच्छे से एडिट करेंगे, उसके बाद देंगे। आज सिर्फ हम इसके लिए आपके सामने आए हैं कि क्यों कन्हैया बेगूसराय सीट से नहीं लड़ रहा है। पहला कारण, पिछला इलेक्शन अगर आप देखिएगा तो टेघरा को छोड़ दीजिए, तो टेघरा में सबसे ज्यादा वोट मिला था इसको कन्हैया को, जहां पे कि उसे लगभग गिरिराज सिंह के टोटल वोट से आधे से ज्यादा वोट मिला था। बाकी किसी भी विधानसभा में इनको वोट नहीं मिला था। और ये टेघरा ही क्षेत्र है जहां पे कन्हैया का घर भी है। साहेबपुर कमाल में तो आप मान के चलिए कि 1/5 भी वोट नहीं मिला कन्हैया को गिरिराज सिंह के, और टोटल आप देखेंगे तो 11 या 12% उसको वोट मिला है पूरे विधानसभा का, जितने वोटिंग पोलिंग हुई है उसका। तो स्थिति वहां पे सही नहीं थी। साहेबपुर कमाल में सिर्फ 2.4% वोट मिला है, ये टोटल वोट का मैं कह रहा हूं, और जितने पोल हुए हैं उसमें से लगभग 11% वोट उसे मिला था। सबसे ज्यादा 19.8% वोट उसे मिला है टेघरा में। टोटल मतलब कि जितने वोट हैं उसका 19.8%, और जितने वोट पोलिंग हुआ है उसका लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 30% वोट उसका मिला था उसे, बाकी वोट उसे नहीं मिला है। तो एक पॉइंट तो ये है कि कम्युनिस्टों का अब गढ़ बेगूसराय रहा नहीं है। दूसरा कारण ये है कि वो कम्युनिस्ट अब रहे नहीं। कांग्रेस का कहीं कोई ठिकाना, कहीं कोई नामो निशान नहीं है उस क्षेत्र में। कम्युनिस्ट के बाद वहां पे बीजेपी का गढ़ है। तीसरा चीज ये है कि भूमिहार वहां पे बहुल है और भूमिहार इनको वोट नहीं करने वाला है। चौथा, वहां पे कुशवाहा लोग का वोट है, पासवान का वोट जाएगा जिधर चाहेंगे, आपके चिराग उधर जाएगा। मुस्लिम वोट मुश्किल से लग रहा है, क्योंकि पिछले इलेक्शन में भी आप देख सकते हैं जब कम्युनिस्ट से कन्हैया लड़ा था तो मुस्लिम वोट उसे बहुत कम आया था साहेबपुर कमाल में, इसीलिए उसे सिर्फ 2% वोट मिला है, जबकि साहेबपुर कमाल में सबसे ज्यादा वोटर मुस्लिम के हैं। उसके और मुस्लिम और यादव सबसे ज्यादा वहां पे वोटर है। जहां पे मुस्लिम और यादव वहां चला जाएगा उधर ही जीत होती है, और उन्होंने वोट इसको नहीं किया था। तो आप इसे उस पिछले इलेक्शन का भी प्रेडिक्ट देखें, चीजों को मिलाएं तो कहीं से भी साहेबपुर कमाल में भी इसका नहीं है। उसके बाद फिर मटिहानी बाहुबलियों का है आपको, और वहाँ के सबसे बड़े नेता जो है या तो बोगो सिंह है या फिर आपके जो सम्राट कामदेव के पोते हैं जो अभी करंट में एमएलए हैं, और दोनों के दोनों जो हैं वो कन्हैया के बिल्कुल फेवर में नहीं है। बोगो सिंह ने तो उनको नचनिया या पता नहीं कुछ ऐसे ही पिछले इलेक्शन में बोल दिया था उनके बारे में। चेरिया बरियारपुर भी 10% वोट है वहाँ पे, ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि बेगूसराय में भूमिहार तो है, लेकिन कांग्रेस का वहाँ पे कहीं कोई प्रेजेंस नहीं है, और जो कांग्रेस एमएलसी अभी जीते हैं वो कांग्रेस के नहीं है, वो हैं कहीं और के, या तो जदयू के हैं या कहीं और के हैं। उनका कांग्रेस से कुछ खास लेना देना है नहीं, वो सिर्फ उनको टिकट मिल गया, जीत गए, वहाँ से लड़ लिए, और वो भी सेकेंडरी
वोटर की काउंटिंग में वो जीते हैं, बहुत इतना इजीली नहीं जीते हैं वहाँ पे वो। तो ये है आपका बेगूसराय का हालत। अब दूसरे 2-3 और जैसा मैंने कहा था कि चूँकि मैंने कन्हैया के साथ काम किया है, उसके साथ थोड़ी बहुत मेरी रही है राब्ता रहा है, तो जो मुझे दिख रहा है वो बिहार की पॉलिटिक्स में कहीं वो स्टैंड कर नहीं रहा है। और बिहार का कांग्रेस अभी आरजेडी का कांग्रेस है, वो कांग्रेस का कांग्रेस कम और आरजेडी का कांग्रेस ज़्यादा है। और जिस तरह के लोग कांग्रेस में अपनी पैठ बनाए हुए बिहार कांग्रेस के अंदर, उस कांग्रेस के अंदर कन्हैया का कहीं कोई जगह नहीं है। क्योंकि अगर कन्हैया को उसमें जगह मिलेगा, आरजेडी वाले कांग्रेस में अगर कन्हैया को जगह मिलेगा तो तेजस्वी के लिए खतरा है। और यही कारण है कि पिछले इलेक्शन में महागठबंधन ने, या फिर जिसे कह सकते हैं कि जो कांग्रेस और उनका आरजेडी का अलायंस था, उन्होंने कन्हैया को सपोर्ट नहीं किया था। तो और कन्हैया भी कहीं ना कहीं राष्ट्रीय राजनीति में ज़्यादा है। और एक बेसिक सा मैं नेचर बताता हूँ कन्हैया का, मतलब ये पर्सनल है तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो मेरी समझ है, मतलब उससे मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन उसे हम मतलब चलिए छोड़िए, वो बहुत पर्सनल हो जाएगा। लेकिन ये है कि वो बहुत एक्टिव व्यक्ति नहीं है उस सेंस में कि बहुत भाग दौड़ करना, बहुत ज़्यादा लोगों से मेलजोल, एकदम जो होता है ना एक नेता की जो पहचान होती है, हर शादी में, हर उसमें फंक्शन में जाना आना, ये सब इस तरह का बहुत कम उसका एंगेजमेंट रहता था। तो वो नेचर अभी भी शायद बना हुआ है, और वो शायद इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स से दूर ही शायद अपना भविष्य वो बनाए। और उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि जब तक कि उनको कोई एक सेफ सीट नहीं दिखेगा तब तक वो मुश्किल से वहाँ पे लड़ेंगे। इनफैक्ट पिछले इलेक्शन में कन्हैया का लगभग आप मान के चलिए कि लगभग 2000 के आसपास टोटल बूथ हैं बेगूसराय में, टोटल नंबर ऑफ बूथ 2000 से ज़्यादा ही होगा, 2200-2300 के आसपास है टोटल नंबर ऑफ बूथ, 2200 या 2300 के आसपास है। पिछले इलेक्शन में इतने थे, उसमें से लगभग 300-350 बूथ ऐसे थे जिसके ऊपर कन्हैया का रिप्रेजेंटेटिव तक नहीं था। उसके ऊपर से कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर फूट थी। अब इस साल कन्हैया ना तो कांग्रेस के अंदर पकड़ बनाए हुआ आया है, ना वो कम्युनिस्टों का रहा, तो आखिर किस आधार पे आप चुनाव लड़ेंगे? तो मिला जुला करके मुझे यही लग रहा है कि कन्हैया इस बार इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं बेगूसराय में, और हो सकता है कि बीजेपी वो जेडीयू को भी सीट दे दे, अगर वहाँ पे जो इंटरनल फूट है बेगूसराय के अंदर वो अगर नहीं संभालती है। तो जैसा कि हमने कहा है कि हर लोकसभा क्षेत्र का हम डिटेल्ड वीडियो आपको कल से देना शुरू करेंगे। बीच में कहीं कहीं गैप हो सकता है क्योंकि हम पर डे एक ही वीडियो डाल रहे हैं, तो किसी दिन अगर कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ हो जाएगा तो हम वो स्किप करके और वो इम्पोर्टेंट न्यूज़ उस दिन दे देंगे। लेकिन हम जिस दिन भी हम ऐसा कोई न्यूज़ नहीं देंगे, उस दिन हम हर एक लोकसभा का डिटेल्ड एनालिसिस हम आपको करके देने वाले हैं। और मोस्ट प्रोबेबली कल हम आपको या तो झंझारपुर का देंगे और या नहीं तो नवादा का देंगे। मुंगेर पे भी काम चल रहा है, मुंगेर पे भी ऑलमोस्ट रेडी है। तो मिलते हैं कल। शुभ रात्रि, नमस्कार।